Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Manjul Mang. Today I am going to discuss a spot test 8 which I held on 31st March 2023. Now we are going to discuss physical chemistry portion of this test. So this question is started from 52. कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है. द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. यस, एक्टिवेशन एनर्जी को ये चेंज करता है. अगर आप कैटलिस्ट की बात करें तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. लेकिन अगर इसमें रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी. अब अगर हम विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, और अगर इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कुछ ऐसा, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो जाएगा, मतलब विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट. तो आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है? डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है जी. अब कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवोल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. यस, हीट इवोल्व्ड या अब्जॉर्ब, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो ये एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लेवल में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए क्या है? कांस्टेंट. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि द rate of reaction decreases with passage of time as concentration of reactant decreases. yes, रेट है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है. अगर रेट एक्सप्रेशन से देखें तो रेट क्या होता है? रेट बराबर के इंटू रिएक्टेंट के पावर अल्फा. तो अगर ए डिक्रीज करेगा, ए डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, ए इंक्रीज करेगा तो भी. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फोर्थ है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन. नहीं, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है. ऑर्डर में भी जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है. इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, रॉन्ग. तो फोर्थ इज रॉन्ग. तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करने करे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 अगेन थ्योरेटिकल पोर्शन से है. नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि द इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करने का रहा है अबाउट फिजियो एडजॉर्प्शन. नहीं, फिजियोजॉर्प्शन. हाँ, फिजियो एडजॉर्प्शन. ठीक है. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पूछ रहा है. कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ फिजियो एडजॉर्प्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के साथ तो एक्सटेंट ऑफ फिजियो एडजॉर्प्शन. यस, फिजियो एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? घटता है. इसके लिए कोई केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है. तो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा. लेकिन इसमें फिजियो एडजॉर्प्शन में क्या होगा? घटेगा. अब यहाँ पर आता है कि इन फिजियो एडजॉर्प्शन, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा भी कह रहा है कि इन फिजियो एडजॉर्प्शन adsorbent does not show a specificity for any particular gas. yes, फिजियो एडजॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता. हाँ, केमिकल एडजॉर्प्शन में स्पेसिफिसिटी होता है. तो ये सेकंड भी करेक्ट है. थर्ड में आते हैं, निगेटिव डेल्टा एच इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर. नहीं, फिजियो एडजॉर्प्शन हो या केमी एडजॉर्प्शन हो, डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव होता है. तो डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो इसमें अगर आप देखिए तो थर्ड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या करा? हाई टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजियो एडजॉर्प्शन. यस, हाई टेम्परेचर नहीं फेवरेबल. तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. कह रहा है कि ब्रोनियन मूवमेंट ऑफ क्लोराइड इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट of the particles by the molecules of dispersion medium. अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट. अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है. तो मोशन को ही तो जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है.
सेकंड अगर हम देखें, ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ क्लोराइड, साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, ये ब्राउनियन मूवमेंट है जो कि नेचर ऑफ क्लोराइड पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है और विस्कोसिटी पर भी निर्भर करता है। तो जब इन तीनों चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं डिपेंड करता है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग और फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन आएगा इसमें? थर्ड, 63 का थर्ड। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अब आएंगे 64 नंबर क्वेश्चन है जो फिजिकल केमिस्ट्री से है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। करेक्ट स्टेटमेंट में पहला कह रहा है जीमन इफेक्ट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, सही है, क्योंकि जीमन इफेक्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करता है और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करता है। जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट करता है, मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन कई एक लाइन में डिवाइड हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन। यस, साइज एन का साइज, जैसे एन का साइज n⁻1 n⁻2 n⁻3 1s 2s 3s 4s की बात करें तो साइज ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे साइज इंक्रीज करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर, साई का मॉड का स्क्वायर है, इज कांस्टेंट ऑन द गिवन सरफेस, देन द बाउंड्री सरफेस फॉर साई स्क्वायर एंड साई इज आइडेंटिकल। अगर कांस्टेंट हो जाए, साई स्क्वायर का मान कांस्टेंट हो जाए तो ये निश्चित है कि साई और साई स्क्वायर का जो बाउंड्री सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, एक ही कहलाएगा, एक ही हो जाएगा, तो आइडेंटिकल रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ में अगर देखते हैं, केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल देयर इज टू नोडल प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड बाइसेक्टिंग एक्स वाई। एक्स वाई डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो डी एक्स वाई का आप अगर शेप देखिए तो कुछ इस तरह से लोब रहते हैं, लोब्स को इस तरह से। तो अगर हम इसको एक जेड एक्सिस इधर हम देख लें और ये एक्स है, ये वाई है, तो आप देखिएगा कि एक प्लेन होगा और दूसरा इस तरह से एक प्लेन होगा, मतलब यहां से ये आप ऐसे करके एक प्लेन बनाइएगा। तो ये दोनों प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। तो ये नोडल प्लेन दो तरह से आएगा, मतलब जिसमें जेड एक्सिस को इंक्लूड करते हुए दोनों प्लेन बन रहा है। तो जेड एक्सिस को इंक्लूड करते हुए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब है कि इसमें 4 चॉइस होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो इसमें आएगा 64 के 4th ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। सिक्स नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 0.3 मोल ऑफ इट। 0.3 मोल अगर हम लेते हैं, 0.3 मोल हेक्सागोनल क्लोज पैक एससीपी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 0.3 में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, एक यूनिट सेल की अगर बात करें तो एक यूनिट सेल में अगर जेड नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, तो जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लेते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, 1 यूनिट सेल। इन 1 यूनिट सेल की हम बात करें, यूनिट सेल, तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो निर्भर करेगा कि अब जितना भी, अगर मान लिया जाए कि इसमें मोल की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल
नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, Na इंटू जेड, जेड से आपको डिवाइड मतलब 4 आएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स जितना भी होगा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ अगर 1 मोल में देखें तो Na/4 हो जाएगा। अगर हम 1 मोल में, अगर इसी 1 मोल में यूनिट सेल अगर हम देखें तो इतना, और अगर टेट्राहेड्रल बॉयड देखें तो कितना हो जाएगा Na/4 मल्टीप्लाइड बाई 8। चूंकि अगर Z बराबर, यहाँ Z है और Z बराबर आप क्या जान रहे हैं, जब यहाँ पर SCP है तो Z बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं N/4। अब Na/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 कीजिएगा, चूंकि 2Z टेट्राहेड्रल बॉयड की संख्या कितना होती है एक यूनिट सेल में 8, इसलिए Na/4 इंटू 8, तो 8 2 से कट जाएगा, इसलिए 2Na नंबर आएगा, 2 इंटू Na नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड। लेकिन हमको 0.3 मोल का है, तो 0.3 मोल में कितना हो जाएगा, तो 0.3 मोल में 2 इंटू Na इंटू 0.3, ठीक है, तो 0.6 Na, तो 0.6 Na तो 6.303 इसके बराबर लिखिएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 क्रॉस 10^23, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 के करीब आएगा 10^23, तो ये 3.61 क्रॉस 10^23, 3.61 क्रॉस 10^23, अर्थात चॉइस नंबर 4th इज करेक्ट। इसमें 4th चॉइस करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं था, नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर निकाल सकते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जितना रहेगा उसका डबल रहेगा, मतलब उसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो कितना हो जाएगा, Na नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में होता है, लेकिन यूनिट सेल की बात करें तो Z से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स देख लेंगे और उसके बाद 0.3 मोल के लिए हम डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, लेकिन एक क्वेश्चन बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 67, तो 67 नंबर में क्या कहना चाह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 50 ग्राम D2O, 50 ग्राम D2O, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Nn इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर आप D की बात कीजिए तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एक ड्यूटेरियम में 1 है तो 2 ड्यूटेरियम में 2, प्लस इसमें कितने हैं 8, क्योंकि अगर D की बात करें तो 1 2 लिखते हैं और यहाँ O की बात करें तो 8 16 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, ठीक है। तो सब मिला के 10 न्यूट्रॉन्स हो गए, 10 न्यूट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में, पर मॉलिक्यूल आप बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में। अगर इसका मोलर मास की बात करें तो मोलर मास कितना हो जाएगा 2 प्लस, मतलब मोलर मास इक्वल्स टू 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम आ जाएगा। तो 18 ग्राम आ जाएगा D2, नहीं सॉरी 2 इंटू 2 हो जाएगा, एक ड्यूटेरियम का 2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 ग्राम, 20 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इसमें इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 50/20, तो ये आ जाएगा 5/2 मोल। अब एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 5/2 इंटू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 क्रॉस 10^23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और इतना मॉलिक्यूल आ रहे, एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इतना। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये 3 से कट गया, 5×3 = 15, 150 क्रॉस 10^23,
अर्थात 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर 25 आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 15। हाँ जी, तो इसमें आपका आंसर आएगा 18 20। तो ए 50/20 और ए 6, इतना पार्टिकल से इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 50 ग्राम में, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर हमें कितना मॉलिक्यूल्स में निकालने का रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 50 ग्राम। तो 50 ग्राम में 5.5/2 मोल्स और 5/2 इंटू 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर अच्छा Na के ही टर्म में दे रहा है। ये तो हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले, लेकिन फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए 10 टू द पावर 23। तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 23, या इसको आप ये कह सकते हैं कि Na के ही टर्म में लिखिए, फालतू का कैलकुलेशन हो गया। इसको आप Na आप कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा Na। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 25 Na। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 25 Na। अकॉर्डिंग टू चॉइस ए सेकंड आंसर इज करेक्ट। इसमें हमने Na का वैल्यू पुट कर दिया था फर्स्ट में, लेकिन Na का वैल्यू पुट नहीं करना है, Na के ही टर्म है, क्योंकि चॉइस में हमें दिया है Na के टर्म में, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। $69 69 में करा है फिर से कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानिए। करा कि लिक्विड हैविंग वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स टेंड्स टू एस्केप रीडली इनटू द वेपर फेज। यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर होने के ही कारण वो इवोपरेट करता है। क्लियर। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है जी। दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, ये भी बात सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इवोपरेट करेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन, नहीं, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर, लेस देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। नहीं, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐसे रेट कम करेगा, तो एवोपरेट कम करेगा तो वेपर प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा। तो इसमें कह रहा है कि प्योर वेपर प्योर सॉल्वेंट का कम है, ऐसा नहीं, सॉल्यूशन का कम जाता है। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 3 नंबर। ऐसे फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हाँ, ये भी बात सही है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये डिफिनीशन ही दिया है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट चॉइस। ठीक है, 69 का 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। अब आता है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में करा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर इक्वल टू दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हो गया 127 प्लस 273 400 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है प्रेशर दे रखा है 0.5 एटमॉस्फेयर, और किसके लिए ऑक्सीजन गैस, और आर का वैल्यू दे रखा है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हमको क्या निकालने का रहा है, डेंसिटी, डी बराबर भट्ट। तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर एनआरटी। अब पीवी बराबर एनआरटी बराबर डब्ल्यू बाई एम आर टी। अब हम और लिख सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू बाई भी आर टी बाई एम। तो ये क्या कहलाता है, डेंसिटी, ये हो गया डेंसिटी। इसलिए डी बराबर आप लिख सकते हैं इसको डी आर टी बाई एम। इसलिए डी बराबर क्या होगा, पी एम बाई आर टी।
अब PM/RT तो P कितना है 0.5, M कितना है 30, ऑक्सीजन गैस है तो 32 अपॉन R 0.082 इंटू T 400। तो अगर ये 2 शून्य गायब कर दीजिए तो यहाँ से ये गायब होकर यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। 8 चौके 32, 8 से कट गया 8 8 तो 0.5 के राउंड में आएगा कोई चॉइस, तो इसमें 0.48 चौथा चॉइस करेक्ट है 0.48 ग्राम पर लीटर आंसर। तो ये फोर्थ चॉइस इज करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ चॉइस इज करेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन ए में कह रहा है कि कैटलिस्ट कैटेलाइजेज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटेलाइजेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यस, कैटलिस्ट जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जनरली क्या, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। ठीक है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको नहीं है कैटेलाइज करता है। तो ये बात सही है कि कैटलिस्ट कैटेलाइजेज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटेलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रीजन में क्या लिखा है, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी। यस, ये भी बात सही है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी नहीं अल्टर करता और ना ही डेल्टा जी को अल्टर। डेल्टा जी नहीं अल्टर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा जी और के एक दूसरे से रिलेटेड है। डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln के आप डिफाइन करते हैं, तो के अगर या के रहेगा तो जी भी डेल्टा जी भी रहेगा, और के आप जानते हैं कि सिर्फ और केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। तो इस आधार से आप देखिए कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा और कैटलिस्ट उसी के अनुसार वर्क भी करता है। तो बिकॉज ऑफ लगाने के बाद कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट कैटेलाइजेज ओनली स्पॉन्टेनियस। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और इसमें असर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 74 का 1, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन है NO3 माइनस प्लस एक्वस फॉर्म में है प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस E माइनस ए बना रहा है NO2 गैस प्लस H2O। यहां पर E0 सेल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.78 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमको कह रहा है कि E बराबर वाट, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर E सेल बराबर वाट पूछ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन कह रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि pH बराबर 7, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होना चाहिए मोलर। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हमें E सेल निकालना है। तो E सेल निकालने के लिए आप जानते हैं E इक्वस टू E0 सेल, नेक्स्ट इक्वेशन से 0.059 अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.0591 अपॉन n यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 1 आप कह सकते हैं log बेस 10। और यहाँ पर आप Q अगर लिखना है K इक्विलिब्रियम की बात कीजिएगा तो NO2 H2O का कंसंट्रेशन अपॉन NO3 माइनस का कंसंट्रेशन और H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें देखिए कि सबका हमें यूनिटी लेने का रहा है, क्योंकि इसके नीचे एक ब्रैकेट में लिखा है अज्यूम ऑल द अदर स्पेसीज टू बी एट यूनिट कंसंट्रेशन। तो कहता है यूनिट कंसंट्रेशन पर रखना है। तो यूनिट कंसंट्रेशन की बात है, हाइड्रोजन को यूनिट मतलब बाकी सभी हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं सब यूनिट कंसंट्रेशन पर हैं। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या है 1 है।
इसका भी वैल्यू क्या है 1 है और इसका भी वैल्यू 1 आप ले लीजिए। तो इस आधार से ई नोट सेल तो आपको दे रखा है 0.78 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग, ये 1 अपॉन ये सबका तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻7 का स्क्वायर, तो 10⁻14 हो जाएगा। तो 0.78 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग 10⁻14, तो 14 आगे आ जाएगा 0.78 और ये हो जाएगा माइनस 0.06 भी आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 14, 56 54 84, तो 0.78 माइनस 0.84, तो ये 0.06 के लगभग आएगा आंसर, 0.06। इसमें कौन सा ऑप्शन है 0.06? अच्छा, यहाँ पर हम 59 ही लेकर चलते हैं। अगर चलो 59 ही लेकर चलेंगे तो ये 0.06 के जगह आएगा यहाँ पे 0.0474। आप यहाँ देखिए ये माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन चूंकि अकॉर्डिंग टू चॉइस देखिए तो 0.06 तो नहीं दिया है, 05 तो नहीं दिया है या 06 नहीं दिया है, लेकिन 0.0474 दिया है और माइनस में लास्ट चॉइस है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा 4th नंबर। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यहाँ पर दो बातें, इसका जो ब्रैकेट में दिया है ये भी ध्यान देने योग्य था कि ऑल द अदर स्पेस है, और जब नहीं ध्यान दीजिएगा तो इसका कंसंट्रेशन आप कैसे निकाल ही नहीं पाते, इसलिए ध्यान देना ऑटोमेटिक था कि यहाँ पर क्या है 1 है, यूनिटी है और H प्लस का न्यूट्रल कंडीशन दिया है, तो न्यूट्रल कंडीशन का मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। और इस आधार से आप आसानी से बतला सकते हैं कि इसमें जितना भी आया, मतलब जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो नस्ट बेस्ड इक्वेशन था, तो नस्ट इक्वेशन बेस्ड था, तो नस्ट इक्वेशन में तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि ई नोट सेल ई बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्यू लिखते हैं, तो उसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये बात हमेशा याद रखिए, जिसमें एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया जिस रिएक्शन में, मस्ट बी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड, मतलब कार्बन प्लस 2NO2 CO2 प्लस 2NO, ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा चूंकि इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व है। थर्ड ऑप्शन में है PCl3 प्लस Cl2 PCl5, Cl2 एलिमेंट है इसलिए ये भी रिएक्शन रेडॉक्स होगा। अब बात रही सेकंड और फोर्थ में हमको चूज करना है, तो सेकंड में देखिए SnCl2 से SnCl4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +2 से +4, इसका मतलब सेकंड चॉइस भी करेक्ट है। तो फोर्थ चॉइस में देखिए SiO2 और इधर बना रहा है SiF4, SiO2 प्लस 4HF, SiF4 प्लस 2H2। इसमें देखिए इसका भी -2, इसका +1, इसका -1, इसका +4, यहाँ पर भी +4 -2 गुने 2 होता है, और यहाँ पर -1 +1, तो यहाँ पर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें पूछ भी रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं है, तो फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि pH ऑफ, व्हाट इज pH ऑफ 0.5 मोलर एक्वस NaCN सॉल्यूशन। तो pH equals to what for 0.5 molar NaCN
सॉल्यूशन। और यहां पर पी के बी बराबर पी के बी फॉर सी एन माइनस बराबर 4.7। तो एक्चुअली अगर देखिए तो ये बना होगा NaOH से प्लस HCN, मतलब ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड आता है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, PK7 प्लस हाफ PKA प्लस log C। तो log C तो हमें मालूम है 0.5 मोलर, हमें C मालूम है, लेकिन यहाँ पर PKA होना चाहिए, यहाँ पर PKB है, और ऐसे भी साइनाइड माइनस के दिया है तो PKA हम आसानी से निकाल सकते हैं। PKA बराबर 14 माइनस PKB बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4.7 और 9.3। तो 9.3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ 9.3 प्लस log 0.5। log 0.5 का मान हो गया 0.5 अपॉन 10, आप कर सकते हैं इसको, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7 प्लस हाफ 9.3 माइनस 0.301। तो यहाँ पर करीब करीब 9 तो 4.5, तो 7 4 11.5 11.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर पीएच का मान कितना आएगा 11.5। ऐसे भी ये बेसिक है, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस से है तो ये बेसिक आना चाहिए, तो पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए, और पीएच 7 से बड़ा आ रहा है, तो पीएच 7 से बड़ा तो 11.5। तो इसका चॉइस भी अगर देखिए तो चॉइस में 0.25 तो होने से रहा, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है तो बेसिक कंडीशन अराइज होगा। तो बेसिक कंडीशन तो 0.25 और 0.15, फर्स्ट एंड थर्ड चॉइस ऐसे भी गलत। और सेकंड चॉइस का जहां तक सवाल है तो जैसे ही हम इसका फॉर्मूला पीएच का लिखे तो वहीं पर हमें पता चल गया कि पीके का मान 9.3 आ गया, इसका मतलब 9.3 से तो ज्यादा ही होगा, तो 9.3 से ज्यादा होगा तो सेकंड चॉइस भी गलत, इसलिए फोर्थ चॉइस आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप सोच कर भी अगर देखते तो ये बन जाता, और अदरवाइज सोल्व करने के बाद तो निश्चित ही आपका करेक्ट आंसर आया होगा। ठीक है, तो इसमें फोर्थ चॉइस करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 तो हो गया, 84। तो 84 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ्स बेस्ड है, इसमें पी भी ग्राफ है, पी और भी, पी वर्सेस बी, 3 ग्राफ दिया है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर दे रखा है T1 T2 T3। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इसके लिए V1 V2 V3, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब, और V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है चार्ल्स लॉ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ऑप्शन ए कौन सा आएगा, फोर्थ चॉइस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 84 नंबर क्वेश्चन। अब है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्हेनियस इक्वेशन द स्लोप ऑफ log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस t 1/t। तो आप अर्हेनियस इक्वेशन की बात कीजिए तो k बराबर a इंटू e टू दी पावर माइनस e अपॉन आर टी होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं log बेस e k बराबर log बेस e a माइनस e a अपॉन आर टी। अगर इसको जनरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो log बेस 10, इसको आगे लिखिएगा 2.303 log k बेस 10 इक्वल्स टू log a, यहाँ पर भी 2.303 हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ देखिए अगर 2.303 को हटाना चाह रहे हैं तो log k इक्वल्स टू log a
माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t। तो बाई अगर इसको मानिए तो यहां पर C माइनस M इंटू 1/m, इसको 1/t को x मान लीजिए, तो ये ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, C माइनस mx, ठीक है। तो C माइनस mx आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, m, ये जो स्लोप है, स्लोप बराबर माइनस m बराबर मतलब माइनस EA अपॉन 2.303 R आ जाएगा कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 90 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है 93 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में करा है कि द डेंसिटी ऑफ ऑर्गन विल बी हाईएस्ट एट, किस टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑर्गन का हाईएस्ट होगा, रो ऑर्गन, रो वाट। तो अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो D बराबर आप जानते हैं P बराबर D RT बाई M, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा PM बाई RT। तो आप देखिए इसमें चॉइस जो दिया है STP पर, तो STP पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आइए टेम्परेचर, प्रेशर, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना कम जाएगा, जितना कम होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमको करा कि हाईएस्ट डेंसिटी हमको लेना है, तो टेम्परेचर जितना कम हो और प्रेशर जितना ज्यादा हो। तो टेम्परेचर जितना कम हो तो पॉसिबल कम की बात है तो एक 0 डिग्री सेल्सियस या STP है, तो इसमें टेम्परेचर दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जूम करके चल सकते हैं। तो टेम्परेचर तो दोनों का 0.1 है, लेकिन प्रेशर सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो STP पर अगर प्रेशर देखते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन अगर सेकंड चॉइस में देखिए तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में टेम्परेचर लोएस्ट है और प्रेशर हाईएस्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी 3 चॉइस के अलावा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन में करा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन। इसमें इलेक्ट्रॉन एटम में इंटर करता है ऑर्बिटल में कब, जब वैल्यू ऑफ n+l मिनिमम हो। तो इसमें थर्ड चॉइस है, बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड चॉइस n+l वैल्यू इज मिनिमम, हैव मिनिमम वैल्यू होगा ना। n+l रूल अगर आप जानते होंगे तो n+l का मान जितना कम होता है उतना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करता है ऑर्बिटल में, ठीक है। तो n+l रूल से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में करा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CB+12A K = 1/40 के पावर हाफ, ठीक है। तो कह रहा है कि A+2B 2C के लिए K डैश बराबर क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन को गौर कीजिए, इस इक्वेशन को अगर उल्टा कर दीजिए तो हाफ A प्लस B इक्विलिब्रियम विद C, तो इसके लिए K डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/1/40 का पावर हाफ, अर्थात 40 के पावर हाफ लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो जब ये 40 के पावर हाफ लिख सकते हैं, अब इसको में इस इक्वेशन को आप गौर कीजिए तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 से कीजिए, तो जितना मल्टीपल में लाते हैं उतना पावर, तो ये मल्टीपल में कीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा A+2B goes to C।
तो इसके लिए के डैश बराबर क्या हो जाएगा, के डबल डैश का स्क्वायर बराबर 40 के पावर हाफ का स्क्वायर बराबर 40, क्या आ जाएगा 40। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट, फर्स्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ इंटरचेंज करना था कि इसमें आप कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप पहले तो रिवर्स किए रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली 1/k हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद 1/k, अब 1/k को फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो उसका स्क्वायर हो गया, तो इस तरह से अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब 97, नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज x साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस कंडक्टिविटी दे रखा है x साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है, y इज द मोलारिटी, मोलारिटी जो दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है वो y दे रखा है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डेल्टा m निकालने का रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ k मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन स्पेसिफिक k अपॉन 1000 बाई c होता है। ठीक है, लेकिन 97 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी नहीं, ये रेजिस्टिविटी होगा। क्या होगा, रेजिस्टिविटी मींस आप इसको आप कह सकते हैं 1/k। ठीक है, तो इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1/x मल्टीप्लाइड बाई 1000 इंटू 1000 बाई, और यहाँ पर बाई, तो 1000 अपॉन x इंटू वाई। ये ऑप्शन किसके लिए, कौन सा चॉइस है, थर्ड चॉइस। तो थर्ड चॉइस करेक्ट ऑप्शन। अगर इसके जगह सेंटीमीटर के जगह अगर मीटर स्क्वायर होता, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो यही फॉर्मूला बदल जाता है किसमें, k अपॉन 1000 इंटू c। ठीक है, लेमडा m इक्वल टू, तो हमें चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर, तो इसमें था 97 का थर्ड चॉइस। अब है 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम व्हिच वन एग्जिबिट ओनली प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। किसमें प्रिमिटिव टाइप, तो प्रिमिटिव टाइप तो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है सभी के सभी प्रिमिटिव शो करता है। आप जानते हैं ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, फिर ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो सिंपल क्यूबिक रहता है, बीसीसी रहता है, एफसीसी रहता है। इसमें आप देखिएगा सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी,
और इसमें सिंपल क्यूबिक रहता है। सिंपल क्यूबिक तो सभी में रहता है, सब में सिंपल क्यूबिक रहता है। इसमें रहता है, इसमें सभी तरह के क्रिस्टल, बीसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है, ईसीसी भी होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ईसीसी रहता है। ये तीनों में सिर्फ और केवल सिर्फ सिंपल क्यूबिक रहता है। और इसमें रहता है एफसीसी टेट्रागोनल, इसमें एफसीसी भी रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि बीसीसी एससी टेट्रागोनल में इसमें एफसीसी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर सिंपल क्यूबिक जब हमें पूछ रहा है तो सभी के सभी में है, क्लियर, सभी के सभी क्रिस्टल सिस्टम है। तो इस पर क्वेश्चन एक बार और आ चुका है AITS में, तो ये अक्सर नीट में ऐसा पूछता है, इसलिए दिया गया है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए तो आप और एक याद रखिएगा कि ऑर्थोरोम्बिक में हर तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, बीसीसी भी, एफसीसी भी, ईसीसी भी। ईसीसी मतलब एसेंट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का सभी चॉइस कैरेक्टर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो 98 का अगर बात कीजिए तो 98 का क्या हो जाएगा, 4th, क्योंकि सब में सिंपल क्यूबिक है। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं, क्लियर। अब है 98। अब हमारा सारा क्वेश्चन फिजिकल का खत्म हो गया और फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। आप सब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। नीट में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी को अपना कर रखिए, एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। आपके लिए अगेन एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।